नमस्कार दोस्तों। आप सभी का लेट्स क्रैक सिविल सर्विसेज पे स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यूपी पीसीएस 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। और उन्होंने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है वो भी स्टार्ट हो गया है। आप जाके उसकी साइट पर अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसमें उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स को दे रखी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गया है 1 जनवरी 2024 से, यानी नए साल से इसको स्टार्ट कर दिया गया है। और जो इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने का, वो 2 फरवरी 2024 तक है। यानी 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट किया गया है और ये 2 फरवरी 2024 तक ये चलेगा। इसके बीच में ही आपको अपने फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट कर लेना है। और अगर आप ऑनलाइन फॉर्म के दौरान कुछ गलतियां कर देते हैं, यानी करेक्शन या मॉडिफिकेशन के लिए भी उन्होंने एक डेट को दे रखा है। तो अगर आप कोशिश कीजिएगा कि आपसे गलती ना हो। अगर गलतियां हो गई हैं बाई चांस, तो आप 9 फरवरी 2024 तक उसको करेक्ट या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करने से पहले आपको कमीशन की साइट पर जाके एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर को जनरेट करना होगा। और लगभग आप इस फॉर्म को आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की डिमांड करेगा इस साइट पर, और आपको वहाँ पे इसको फिल करना है। इसके बाद लगभग 24 घंटे के बाद आपको एक ओटीआर नंबर अलॉट हो जाएगा, जिसके बेस पर आप आगे की ऑनलाइन फॉर्म को प्रोसीड कर पाएंगे। बिना इसके आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आगे प्रोसीड ही नहीं हो पाएगा। तो आप सबसे पहले ओटीआर को भर लें। इसके बाद आपको एक नंबर मिलेगा, उसके बेस पे फिर आप आगे के फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने कुछ मुख्य पॉइंट्स को हाईलाइट मैं यहाँ पे कर रखा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जो न्यू कमर्स हैं या जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जो ऑलरेडी जानते हैं उनके लिए उतना ये इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि 5th पॉइंट में कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, यानी जो अभी आप अप्लाई करेंगे इस फॉर्म को मतलब जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट होगा उसको, और किसी भी तरीके का हार्ड कॉपी, अपने डॉक्यूमेंट्स की किसी भी हार्ड कॉपी को आपको कमीशन के पास नहीं भेजना है। ये यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट कर रखा है दोस्तों। और इसमें एक इन्होंने स्पेशल नोटिस को भी दे रखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो भी आप अपना मोबाइल नंबर दें या आप जो भी रजिस्टर्ड आप मोबाइल करेंगे उस पे या अपने आपके ईमेल आईडी पे ही वो एसएमएस या ईमेल आएंगे, और जिसके थ्रू आपको वो अपडेट करते रहेंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी मोबाइल नंबर आप यूज़ कर रहे हैं वो अपने पास ही रखें, और आपका एक ईमेल आईडी जो आपके पास परमानेंट हो या इम्पोर्टेंट जिसे आप समझते हैं वो अपने पास ही रखें। और जो भी कोई वहाँ पे नोटिफिकेशन वो लोग अपडेट करेंगे तो आपको उन्हीं के थ्रू, यानी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ही एसएमएस के थ्रू आपको अपडेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ उन्होंने कुछ हाईलाइट कर रखा है ऑलरेडी ये कमीशन की तरफ से, ये आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों, अगर हम लोग एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी हैं या ईडब्ल्यूएस के हैं या ओबीसी हैं उनके लिए जो ये फॉर्म अप्लाई करने की फ़ीस रखी गई है वो 125 रुपये रखी गई है। जो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 65 यानी 65 रुपये है। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी पीएच कैंडिडेट हैं उनके लिए 25 रुपये रखी गई है। और एक सर्विसमैन के लिए भी 65 रुपये रखी गई है। और जो वुमेंस हैं या फ्रीडम फाइटर्स हैं, स्किल्ड प्लेयर हैं, वो अपनी जो जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं उनको उतना ही पे करना होगा। उनके लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट या मतलब अलग से कुछ ऐसा कम या ज़्यादा फ़ीस की कोई बात नहीं किया गया है। जैसे अगर कोई फीमेल्स हैं वो अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो उनके लिए 125 रुपीज़ ही पे करना होगा। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। सबसे दुख वाली बात इसमें यही है कि नंबर ऑफ़ जो वैकेंसीज़ हैं वो काफ़ी कम है। लगभग 220 यहाँ पे दिया गया है। ये नंबर ऑफ़ वैकेंसी अभी बढ़ भी सकती हैं, बट ये फ्यूचर की बात है। ऐसा हमारी तरफ से कोई वो पॉइंट ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि ये बढ़ ही जाएंगी या घट जाएंगी। अभी तो फ़िलहाल 220 आई हैं, और 220 ही मान के आपको आगे की पढ़ाई करनी है। अगर बढ़ गई तो ये आपकी किस्मत की बात है। तो इसमें ऑलरेडी इन्होंने लिख रखा है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस या रिक्वायरमेंट्स। तो ये बढ़ भी सकती हैं। हमेशा लगभग जब भी फॉर्म आया हुआ है वैकेंसी कम ही आती हैं, वो बाद में बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल जो फॉर्म आया है या नोटिफिकेशन आया है उसमें उन्होंने 220 ही सीट को यहाँ पे दिया हुआ है।
और अगर रही यहाँ पे दोस्तों रिजर्वेशन की बात की जाए तो रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ जो यूपी के परमानेंट रेजिडेंट हैं उन्हीं के लिए अप्लाई होगा। बाहर या मतलब अन्य किसी स्टेट वालों के लिए यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। और जिनके पास यूपी का डोमिसाइल है वही सिर्फ रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा पाएंगे। यहाँ पे लिख रखा है कि हु आर नॉट द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूपी शैल नॉट बी गिवन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन या एज रिलैक्सेशन। और अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए दोस्तों तो आपको यहाँ पे सिंपली ग्रेजुएशन की डिमांड करता है। कुछ ऐसी पोस्ट आती हैं जिनके लिए वो मास्टर्स की भी डिमांड करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पोस्ट यहाँ पे बैचलर डिग्री की ही डिमांड करती है। और सम स्पेसिफिक पोस्ट हैं जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। इनके लिए थोड़ा सा या तो मास्टर्स डिग्री की ज़रूरत पड़ती है, किसी किसी कोई कोई ऐसी पोस्ट आती है जैसे यहाँ पे एक पोस्ट है सब रजिस्ट्रार का, उसमें आपको लॉ ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे इसके लिए हर कोई एलिजिबल भी नहीं है। तो लेकिन ज़्यादातर जो पोस्ट आती हैं वो ओपन ही होती हैं, उसके लिए कोई भी सिंपली आप ग्रेजुएट हैं आपके लिए वो पोस्ट आपके लिए एलिजिबल, मतलब आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस ऑल द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन अप टू द लास्ट डेट ऑफ, मतलब आप जितना भी ये जो फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट यहाँ पे 2 फरवरी 2024 दे रखी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हों आपके वो इसके पहले ही डेट के हों, ऐसा नहीं है इसके बाद की डेट। आप ग्रेजुएशन हो रहे हैं अगर फाइनल ईयर में है अपीयरिंग में, उसमें एक जगह उन्होंने दे रखा है फ़िलहाल कि आपका मतलब उस समय तक यानी ये 2 फरवरी 2024 तक आपका वो फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए आपके पास। बट ऐसा कुछ इसमें दिया नहीं है कि आप जो फाइनल ईयर के अगर ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की स्टूडेंट है तो आप अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों अगर फिजिकल मेजरमेंट कुछ ऐसी पोस्ट हैं जैसे कि डिप्टी एसपी हो गई, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड्स का हो गया, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल का हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, डिप्टी जेलर का, ये सब कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पे आपको फिजिकली कुछ मेजरमेंट होती है। एक हाइट का रिक्वायरमेंट होता है और चेस्ट का मतलब होता है, और उसके बेस पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अगर आपकी हाइट 165 है तभी आप डिप्टी एसपी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। ऐसे ही बाकी जितने भी है पोस्ट हैं अलग अलग, उनके लिए कुछ फिजिकल मेजरमेंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर दोस्तों हम लोग एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट की बात हम जनरल की अगर बात करें तो 21 साल आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 साल होनी चाहिए। 21 से 40 साल का जो एज लिमिट है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। और इसमें उन्होंने दे भी रखा है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 2 जुलाई 1984 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2003 के बाद की भी नहीं होनी चाहिए, यानी इन दोनों के बीच में ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। और अगर देखा जाए कुछ और कैटेगरी वाइज जिसमें रिलैक्सेशन की उम्मीद की जाती है तो ओबीसी, ये स्पेशली यूपी के ही मतलब स्टूडेंट्स की बात की जा सकती है, इसमें बाहर वालों के लिए नहीं है। तो अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप अगर यूपी एससी एसटी ओबीसी और स्किल्ड प्लेयर हैं यूपी के तो आपको 5 साल रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप यूपी के पीएच कैंडिडेट हैं यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, आप दिव्यांग हैं, तो आपको 15 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। यानी अगर नॉर्मल देखा जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 40, बाकी ओबीसी एससी एसटी इन सब के लिए 21 से 45 यानी 45 तक। अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 21 से 55 साल तक की एज ग्रुप के लिए आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी दोस्तों और कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये कुछ रही बेसिक इन्फॉर्मेशन दोस्तों, और यहाँ पे इन्होंने अपेंडिक्स 1 में दे रखा है कि टोटल 51 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर होगा वो बनाया जाएगा, वो ऑलरेडी उन्होंने पहले ही दे रखा है। अब दोस्तों अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, मतलब इस एग्ज़ाम के पैटर्न को देखा जाए, जो प्लान होता है इस एग्ज़ामिनेशन का वो बेसिकली 3 फेज़ में होता है। पहला फेज़ जो होता है वो प्रीलिम्स का होता है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और मल्टीपल चॉइस के बेस पे होता है। दूसरा जो एग्ज़ाम इसका दूसरा फेज़ होगा वो मेंस एग्ज़ामिनेशन का होगा, और जो तीसरा फेज़ है वो वाइवा वॉइस या पर्सनालिटी टेस्ट हम लोग जिसे कहते हैं वो फेज़ होगा। तो ये एग्ज़ाम जो होगा यूपी पीसीएस का
ये मेनली 3 फेज में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो प्रीलिम्स का होगा। प्रीलिम्स में दोस्तों 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो कि जीएस का होता है, जनरल स्टडीज़ का होता है, और पेपर 2 जो कि सीसैट का होता है। तो दोस्तों पेपर 1 में जो जीएस का होगा उसमें आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 200 मार्क्स का होगा, और इसके लिए आपके पास 2 घंटे यानी 2 आवर का टाइम भी अलॉट किया जाएगा। जो सीसैट का पेपर होगा दोस्तों वो उसमें आपको 100 सवाल यानी 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इसके लिए भी 2 आवर का टाइम अलॉट किया जाएगा और ये भी 200 मार्क्स का होगा। तो ये प्रीलिम्स का जो पैटर्न है दोस्तों उसकी बात कर लिए। अब इसमें आपको देखिए यहाँ पे दे रखा है कि ये 2 कंपलसरी पेपर होते हैं। पेपर जो जीएस का पेपर मतलब हर एक पेपर यानी दोनों पेपर, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों 200 मार्क्स के होंगे और दोनों के लिए 2 घंटे का टाइम अलॉट किया जाएगा। और पेपर 2 जो होगा यहाँ पे दोस्तों, पेपर 2 यानी जो सीसैट वाला पेपर होगा वो आपको क्वालिफाइंग होगा और आपको इसमें मिनिमम 33% मार्क्स लाना ही लाना है। अगर आप ये 33% मार्क्स नहीं ले आ पाएंगे तो आपका जीएस वाली कॉपी जो है आप मतलब यहीं डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको मतलब आप जीएस 1 में आप चाहे 140 या 50 मार्क्स भी ले आ रहे हैं तो भी आप मतलब इसके लिए मतलब मेंस के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये आपको कंपलसरी है कि ये 33% मिनिमम ये मार्क्स आपको यहाँ पे लाना ही है। यहाँ पे दे रखा है दोस्तों 33%। और ये भी मैंडेटरी है कि कैंडिडेट्स को दोनों पेपर में ही अपीयर होना है। ऐसा नहीं है कि पहला पेपर हो गया हम घर चले आएँ, क्योंकि पहला मतलब सीसैट अगर आप 33% नहीं ला रहे हैं वैसे ही फेल हो जाएंगे प्री में। तो आपको दोनों पेपर में ही अपीयर होना है। और जो मेरिट बनेगी दोस्तों वो पेपर 1 के बेस पे ही होगा। नहीं है, पेपर 1 यानी जो जीएस का पेपर होगा उसमें जितना मार्क्स आएगा उसी के बेस पे कट ऑफ बनेगा। कट ऑफ पेपर 1 के बेस पे ही अलॉट होगा मतलब बनेगा। और क्योंकि पेपर 2 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको मिनिमम 33% वहाँ पे मार्क्स ले आना है। और जो मेंस का पेपर होगा दोस्तों वो सब्जेक्टिव नेचर का होगा, यानी आपको वहाँ पे जाके लिखना पड़ेगा, वो लिखने वाला पेपर होगा। ये टोटल 1500 मार्क्स का होता है। इसमें 8 पेपर होते हैं और ये 8 पेपर कौन कौन से होते हैं हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। जो पहला पेपर होगा दोस्तों मेंस का वो जनरल हिंदी का होगा। ये कन्वेंशनल यानी सब्जेक्टिव बेस पे होगा और ये 150 मार्क्स का होगा। दूसरा पेपर जो है वो निबंध का होगा, ऐसे ये भी 150 मार्क्स का होगा। तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा जो होगा वो जीएस के पेपर होंगे। और ये जीएस के पेपर में मतलब बेसिकली वही होंगे कि पहला पेपर जैसे मान लीजिए कि हिस्ट्री आ गया, इंडियन सोसाइटी आ गया और ज्योग्राफी आ गया, ठीक उसी तरीके से जीएस जो पेपर 2 होगा यानी सेकंड पेपर जो हो जीएस का होगा उसमें पॉलिटी ये सब आ जाएंगे। जो थर्ड वाला पेपर होगा इसमें इकॉनमी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और भी सब्जेक्ट होते हैं। जीएस 4 जो होगा वो एथिक्स से संबंधित होता है। तो दोस्तों होता क्या था कि 2022 तक जो था उसमें ये 5 जो यहाँ पे जीएस 5th पेपर और 6th पेपर है ये पहले ऑप्शनल के तौर पे होता था। तो 2023 वाले पेपर में ऑप्शनल को हटा दिया गया है, उसकी जगह 2 नए पेपर को ऐड कर दिया गया है। वो दोनों पेपर यूपी स्पेसिफिक होते हैं, मतलब यहाँ पे आपको यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन को दिया जाएगा और उसको आपको सॉल्व करना होता है। ये जो भी जीएस के पेपर हैं, जीएस 1 2 3 4 5 6 पेपर जो जीएस के होंगे यानी जीएस 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 पेपर जो होंगे ये 200 मार्क्स के होंगे। 200 मार्क्स से ये 6 पेपर हो गए, ये 1200 का हो गया। और यहाँ पे 2 पेपर जो होगा हिंदी और निबंध का ये 300 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपका 1500 मार्क्स का यहाँ पे मेंस होगा। और मेंस होने के बाद दोस्तों जो बच्चा यानी जो स्टूडेंट मेंस को क्लियर करेगा या क्वालिफाई करेगा उसके लिए पर्सनालिटी टेस्ट एक रखा जाता है। वो पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। और जो भी स्टूडेंट मेंस क्लियर करेगा वो इस टेस्ट में अपीयर होगा और ये 100 मार्क्स का। तो टोटल आपका जो मेरिट बनेगी वो 1500 मेंस के मार्क्स पे प्लस 100 मार्क्स जो इंटरव्यू का होगा, ये 1600 मार्क्स के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। ये दोस्तों कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया है।
और हम लोग किसी जो प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है और जो इसका पैटर्न है, इसको हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे हमें एक ब्रीफ आइडिया हो जाए कि आखिर ये पेपर आता कैसा है और इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो दोस्तों, अभी तक जो भी थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन था उसको मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ भी आया होगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस फॉर्म को जल्द से जल्द अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट का वेट करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।